मैं डॉक्टर पुनीत अग्रवाल हूँ। आगरा में पिछले 40 साल से एज ए गुदा रोग विशेषज्ञ एवं लेज़र सर्जन अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगा एनल फिशर की। साधारणतया अगर गुदा मार्ग पर या एनस पर हमको कोई भी प्रॉब्लम होती है, तकलीफ़ होती है, तो हम उसको बवासीर कहते हैं। बवासीर में मस्से बन जाते हैं, जो वहाँ की रक्त की शिराएँ होती हैं वो फूल जाती हैं, जो कुशंस होते हैं वो फूल जाते हैं, जिनको हम पाइल्स कहते हैं। और जब जो एनस है वो फट जाती है, उसमें क्रैक आ जाता है, तो उसको हम फिशर के नाम से जानते हैं। जैसे आप ये देखिए, ये एक मॉडल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो है ये मलाशय है, रेक्टम, और ये हमारा गुदा है, एनस जिसको बोलते हैं, और ये नीचे की तरफ गुदा द्वार है। तो जो एनस होता है उसका नीचे का हिस्सा होता है वो फट जाता है, क्रैक आ जाता है, जैसे किसी ने ब्लेड से काट दिया हो। उसको हम गुदाचीर या एनल फिशर के नाम से जानते हैं, बोलते हैं। जो पाइल्स होते हैं, बवासीर होती है, जो एनल फिशर होते हैं, इनके माँ बाप एक ही होते हैं। माँ बाप से मतलब है इनके होने का कारण, और जो इनका होने का कारण दोनों का कब्जियत होता है। तो अगर हम कब्जियत सही कर लेंगे अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से, तो हमारे पाइल्स में भी हमको राहत मिलेगी और हमारा जो एनल फिशर है वो भी ठीक होगा। इस चीज़ को आज मैं आपको डिटेल में इस अपनी वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करें। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद मैं आपको वो दवाइयाँ बताऊँगा जो मैं अपने मरीजों को प्रेस्क्राइब करता हूँ ठीक होने के लिए। मैं डॉक्टर पुनीत अग्रवाल हूँ। अगर आपने अभी तक मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं करी है, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें जिनको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि ये ऐसा टैबू सब्जेक्ट है, इसके बारे में कोई बात करनी चाहता, डॉक्टर से बात करने में शर्म आता है। लेकिन आज मैंने इसीलिए इस वीडियो को बनाया है कि जिससे इस चीज़ को हम लोग समझ सकें। फिशर होने का प्रमुख कारण है कब्ज होना, और कब्ज को कैसे हम ठीक कर सकते हैं। कब्ज के मैंने अपनी एक 5F स्कीम बनाई है, और इसके सहारे मैं आपको बताऊंगा कि आप कब्ज को किस तरह से ठीक कर सकते हैं। और पहला F है फाइबर। फाइबर हमको अपने खाने में मिलता है। 25 से 35 ग्राम फाइबर हमको प्रतिदिन खाना चाहिए। जो लोअर फिगर है वो स्त्रियों के लिए है, और जो हायर फिगर है 35 ग्राम वो पुरुषों के लिए है। अब किस किस खाने से हमको फाइबर मिलता है? फाइबर मिलता है हमको फलों से और सब्जियों से। जो भी मौसम के हिसाब से फल हो रहे हो, सीजनल एंड रीजनल, मौसम के हिसाब से जो फल आ रहे हो, मौसम के हिसाब से जो सब्जियां मार्केट में आ रही हो, उनको हमको लेना चाहिए, उनको खाना चाहिए। अगर आप कुछ जो सब्जियां या फल जो आपके रीजन में हो रहे हो, आपके एरिया में हो रहे हो, वो आपके लिए और ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। सब्जियां आप कौन कौन सी ले सकते हैं? जाड़ों के टाइम में हरी साग सब्जी बहुत अच्छी आती है। तुरई भी ले सकते हैं आप, लौकी ले सकते हैं, टिंडे ले सकते हैं, ब्रोकोली ले सकते हैं, गोभी ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं, शलजम ले सकते हैं, चुकंदर ले सकते हैं। इसके अलावा जो भी सब्जियां आपको मार्केट में दिखें उनको आप ले सकते हैं। केवल वादी वाली चीज़ों का हमें परहेज़ करना चाहिए, जिसमें अरबी और भिंडी है। इनसे कहते हैं कि कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है, तो इन सब्जियों का प्रयोग ना करें। अन्यथा बाज़ार में जो भी सब्जियां मिल रही हैं उन सब का प्रयोग करें। फलों में भी बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, और कौन कौन से आप फल ले सकते हैं? एक तो मौसम के हिसाब से, अपने रीजन के हिसाब से लें। इसके अतिरिक्त आप सेब ले सकते हैं, अनार ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, नाशपाती ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं, और बेरीज में बहुत अच्छा होता है। चाहे आप रसभरी ले लें, ब्लूबेरी ले लें, ब्लैकबेरी ले लें, ये इन सब में बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर मिलता है। एवोकेडो इज़ ए वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर। एवोकेडो अगर आपको मिल सकता है, आपके एरिया में मिलता है, तो उसको ज़रूर लें। इसके बाद फाइबर हमको मिलता है दालों से। जितनी भी हमारी दालें होती हैं, फलियां होती हैं, ये सब दालें रेशे से भरपूर होती हैं। इनमें प्रोटीन भी हमको मिलता है और फाइबर भी मिलता है। अब इसके बाद मोटे अनाज जैसे गेहूँ हैं।
अब गेहूं को अगर आप लें तो उसका जो चोकर होता है जो निकल जाता है या हम छान देते हैं, वो हमको नहीं खाना है। जो बाज़ार में थैली में पैक होकर आटा मिलता है वो मैदा होता है, उसमें से सारा चोकर वो निकाल लेते हैं। अगर हो सके तो स्वयं अपने आप आटे को पिसवाएं और उसके बाद जब रोटी बनवाएं तो उसका जो चोकर होता है उसको छाने नहीं, पूरे पूरे आटे की रोटी बनाएं। अगर आप चावल खाते हैं तो ब्राउन राइस लें। ब्राउन राइस का मतलब होता है जो उसका चावल का जो छिलका है उसको खाएं, उसको फेंकें नहीं। पॉलिश्ड राइस नहीं लें, पॉलिश्ड राइस खाने में अच्छा रहता है इसलिए ज़्यादातर लोग उसी को खाते हैं और मेरे हिसाब से उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। ओट्स बहुत अच्छे रहते हैं, आप ओट्स भी खा सकते हैं, बारले खा सकते हैं। इस प्रकार जितने भी जो मिलेट्स हैं वो आप खा सकते हैं, जौ, बाजरा, ये भी, इनमें भी खूब अच्छा फाइबर होता है और ये शरीर के लिए, हमारे लिए बहुत अच्छे रहते हैं। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जो चीनी होती है या दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध से बने हुए प्रोडक्ट या रेड मीट, इनमें बिल्कुल भी फाइबर नहीं होता है। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको साथ में फाइबर युक्त खाना ज़रूर खाना चाहिए, नहीं तो शरीर में आपके कब्जियत उत्पन्न हो जाएगी। दूसरा जो मेरा 5F में है वो है फ्लूइड। हमको कम से कम 3 लीटर फ्लूइड पीना ही चाहिए, 3 से 4 लीटर मैं कहूँगा। अगर आप ऐसी जगह काम कर रहे हैं या रहते हैं जहाँ पसीना ज़्यादा होता है तो रिक्वायरमेंट आप अपने आप और बढ़ा सकते हैं। इसमें से कम 3 से 4 गिलास पानी आप सुबह उठ के लें, हल्का गुनगुना करके लें, घूट घूट करके पिएं और बैठ के पिएं। इस तरह आपका प्रेशर बनता है और आपका जो मोशन है वो सॉफ्टली हो जाता है। ये ध्यान रखें, खाना खाने के साथ पानी नहीं पिएं। खाना खाने के आधा घंटा पहले और करीब 1.5 घंटे बाद तक हमको पानी नहीं पीना चाहिए। अगर प्यास लगती है बहुत ज़्यादा तो 2-4 घूंट पानी आप ले सकते हैं। पानी का मतलब सिर्फ पानी नहीं है, पानी की जगह आप छाछ ले सकते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी रहती है। आप शिकंजी ले सकते हैं, आप जूस ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं, नारियल का पानी ले सकते हैं। जितने भी फलों के जूस है उसकी जगह मैं आपको सलाह दूंगा कि आप पूरा फ्रूट्स खाएं, जिससे कि हमको साथ में फाइबर भी मिल जाता है। क्योंकि जब हम जूस निकालते हैं तो उसका फाइबर जो है हम छान के फेंक देते हैं, तो इसलिए जो उसका जो इम्पॉर्टेंट फाइबर पार्ट है वो नष्ट हो जाता है। तीसरा F आता है फिटनेस। अब फिटनेस के लिए हम क्या करना है, हमको 150 से 200 मिनट एक्सरसाइज करनी है एक हफ्ते में। करीब आधा घंटा एक्सरसाइज हम डेली हमको करनी है। अगर आप आधा घंटा एक्सरसाइज डेली करेंगे, और ये एरोबिक होनी चाहिए, मतलब आपके हाथ पैर हिलने चाहिए, सांस आपकी तेज़ चलनी चाहिए, आपकी दिल की धड़कन बढ़नी चाहिए, पसीना आना चाहिए। जब हमारा शरीर चलता है तो हमारी आंतें भी चलती हैं। तो ये एक मेजर फैक्टर है आपके कॉन्स्टिपेशन को कम करने के लिए। चौथा F आता है फ्लश हैबिट्स। फ्लश हैबिट्स का क्या मतलब है, अगर आप इंडियन टॉयलेट का यूज़ करें वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इससे पॉटी करते समय पॉटी का रास्ता है वो सीधा हो जाता है और आराम से पॉटी बाहर आ जाती है। अगर आप इंग्लिश टॉयलेट पे बैठते हैं, कमोड सीट पे बैठते हैं, तो 21 सेंटीमीटर का एक स्टूल आता है जो कि हमारे पॉटी के आगे रख जाता है, उस पर हम पैर टिका के बैठ सकते हैं और उसमें आसानी से हो जाता है। जिस समय आपको अर्ज हो पॉटी की, उस समय उसको दबाएं नहीं, फ़ौरन उसी समय जाएं। अंदर कमोड सीट पर बैठते समय अपना मोबाइल, अखबार या कोई किताब को ना ले जाएं, जिससे कि आप वहाँ घंटे बैठ रहे हैं। पॉटी करने का टाइम 5 मिनट से कम होना चाहिए। अगर आप उसमें वहाँ बैठे रहेंगे और ज़ोर लगाते रहेंगे तो आप समझ लीजिए कि आपको फिशर और जो पाइल्स दोनों ही उत्पन्न हो सकते हैं। जब पॉटी बहुत टाइट आती है तो वो झटके से बाहर निकलती है और रास्ते को फाड़ देती है। इसी को हम फिशर के नाम से जानते हैं। अगर 6 से 8 हफ्ते से कम का टाइम है तो उसको हम एक्यूट फिशर कहते हैं, और अगर इससे टाइम ज़्यादा हो गया है तो उसको हम क्रोनिक फिशर के नाम से जानते हैं। अगर प्रारंभिक अवस्था में ही इसका इलाज करा लिया जाए तो ठीक होने की बहुत अच्छी संभावनाएं रहती हैं। अगर टाइम ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़्यादा सूजन आ जाती है, 6 से 8 हफ्ते से ज़्यादा हो जाता है, तब बिना ऑपरेशन ये थोड़ा मुश्किल से ठीक हो सकता है। लेकिन अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे तो इसके ठीक होने की चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं। और 5वां F है मेरी स्कीम में फ्री फ्रॉम स्ट्रेस। जब हम स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारा जो गुदा द्वार है वो
तनाव में रहता है, टाइट रहता है, और जब वो टाइट रहता है तो उसमें फिशर और पाइल्स बनने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती हैं। मेरी इन सभी बातों को आप ध्यान में रखिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते रहिए, तो आपका जो पाइल्स हैं, प्रारंभिक अवस्था के पाइल्स है, वो ख़त्म होते जाएंगे और जो फिशर है वो भी हील करता चला जाएगा। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा उन दवाइयों के बारे में जो मैं अपने मरीजों को यूज़ करता हूं। अब मैं आपसे उन सभी दवाइयों के बारे में बताऊंगा जिनका प्रयोग मैं अपने मरीजों में कर रहा हूं पिछले 40 सालों से, और मेरे ज़्यादातर मरीज बिना ऑपरेशन ही ठीक हो जाते हैं। यहाँ कोई भी दवा मैं आपसे छिपाऊंगा नहीं, और सारी वही दवाइयाँ मैं आपको बताऊंगा जो मैं अपनी क्लिनिक में अपने मरीजों को लिख रहा हूँ। अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके भी आपका कब्जियत ठीक नहीं हो रहा है तो फिर मैं अपने मरीजों को क्रीमेफिन प्लस ये दवाई बताता हूँ। इस दवाई को लेने से जो हमारा मोशन है वो मुलायम हो जाता है। इसको आप 2 चम्मच से स्टार्ट कर सकते हैं, रात को सोते समय गुनगुने पानी या गुनगुने दूध से ले सकते हैं। अगर 2 चम्मच से लैट्रिन मुलायम नहीं हो तो 3 चम्मच कर सकते हैं, 4 चम्मच कर सकते हैं, लेकिन इसको लेने से आपकी जो लैट्रिन है, जो पॉटी है, वो मुलायम होती चली जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि हमारी लैट्रिन ज़्यादा पतली हो गई है तो लैट्रिन इस दवाई की मात्रा को आप कम कर दें। इसके बाद मैं मरीजों को बताता हूँ क्रीमा एनो ऑइंटमेंट। ये बहुत ही अच्छा ऑइंटमेंट है और इसको मैं आपको बताने के लिए बता देता हूँ किस तरह से लगाना है। मलहम को आप अपनी उंगली पे ले लें और लैट्रिन के रास्ते के अंदर उंगली डाल के लगाएं। इसको बाहर नहीं लगाना है, इसको आपको लैट्रिन के रास्ते के अंदर लगाना है। और कब लगाना है? ये आपको लैट्रिन जाने से 5 या 10 मिनट पहले लगाना है। अगर आपको एकदम से लैट्रिन आ जाती है और आप नहीं वेट कर सकते तो आप चले जाइए, लेकिन अगर आप 5-10 मिनट वेट कर लें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। लैट्रिन जाने के बाद में एक आप तसला ले लीजिए या नाद ले लीजिए या टब ले लीजिए और उसके अंदर बैठ जाइए, जिससे कि आपका लैट्रिन का रास्ता डूब जाए। इसको हम सिट्स बाथ के नाम से कहते हैं और ये भी फिशर और पाइल्स में हीलिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है। जब आप सिकाई कर लें 5-10 मिनट बैठ के, उसके बाद बदन को पोंछ के मलहम को दोबारा लगा लें। मलहम जो लगेगा वो अंदर ही लगेगा, बाहर को नहीं लगेगा। इसके बाद जो दूसरा मलहम है मैं अपने मरीजों को बताता हूँ, ये क्रीमाजेल एल के नाम से आता है। और क्रीमाजेल एल को भी हमको लगाना है दोपहर को, शाम को, रात को हम लगा सकते हैं। थोड़ा सा लीजिए, करीब 1 सेंटीमीटर, और लेके इसको अंदर की तरफ लगा दीजिए। क्रीमाजेल एल है जो हमारे पॉटी के रास्ते में फिशर की वजह से तनाव आ जाता है, उसको दूर करने में बहुत सहायक होता है। जब तनाव कम हो जाता है, ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है और जो फिशर है वो हील कर जाता है। गुदा मार्ग पर कोई भी बीमारी हो उसको हम पाइल्स कह देते हैं। सरप्राइजिंगली, चूँकि मैं एक प्रमुख रूप से गुदा रोग को इलाज कर रहा हूँ, मेरे पास आने वाले 70% जो पेशेंट्स हैं या 70% से भी ज़्यादा मरीज एनल फिशर से पीड़ित होते हैं। और एनल फिशर में इतना ज़्यादा दर्द होता है कि मरीज को लैट्रिन जाने से डर लगने लगता है। और एक बार दर्द लैट्रिन जाने के बाद जो प्रारंभ होता है वो 1 घंटे से लेके 10 घंटे और कभी कभी 24 घंटे तक बना रहता है, और मरीज में सुसाइडल टेंडेंसी भी उत्पन्न हो जाती है। अगर फिशर की बीमारी से आपको परेशानी हो रही है तो जो मैंने चेंजेस बताए हैं उनको प्रारंभ कर दीजिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर फ़ायदा नहीं मिलता है इन सब के बावजूद तो हम ऑपरेशन करते हैं, और ऑपरेशन में भी क्या करते हैं, जो मलाशय और जो गुदा द्वार है इस पर 2 तरह की मसल्स होती हैं, स्फिंक्टर होते हैं, अंदरूनी और ये बाहरी। तो जो अंदरूनी स्फिंक्टर होता है उसको हम ऑपरेशन करके काट देते हैं। जब इसको ऑपरेशन हम करके काट देते हैं तो तनाव ख़त्म हो जाता है और ब्लड सप्लाई अच्छी हो जाती है और फिशर हील करता चला जाता है। आशा है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी और आपके बीमारी है उससे उबरने में आपकी हेल्प करेगी। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9837144287। मेरी आपको सलाह है कि अगर किसी भी दवा का आप यूज़ करें तो स्वयं ना करें।
अपने सर्जन या प्रोक्टोलॉजिस्ट या गुदा रोग विशेषज्ञ से मिलकर ही करें, क्योंकि हर दवा के कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं और आपके जो डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, वो अच्छी तरह आपको देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।